ये कहानी एक माँ की है। माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन परिस्थितियों से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री तक झुकी हुई थी। वैसे तो वो अपना सारा काम खुद कर लेती थी, फिर भी वो उनकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। एक दिन विमल के बेटे आखिल ने बड़ी बेरुखी से बोला, दादी आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, यहाँ मेरे दोस्त आ रहे हैं। दादी ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। आखिल ने फिर ज़ोर से डांटते हुए कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विमल की पत्नी किचन से आवाज़ लगाती है, क्या हुआ, आखिल क्यों चिल्ला रहे हो। आखिल ने शिकायत भरे लहजे में जवाब दिया, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को लज्जवाती हो। बेचारी सरस्वती चुपचाप ऊपर उठकर जीने के सहारे जाने लगती है। कमर झुकी होने के कारण उसको ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर की ओर जाती है और अकेले कोने में जाकर एक कमरे में बैठ जाती है। विमल बाजू वाले कमरे में बैठकर सारी बातें सुन रहा था। उसे कष्ट भी हो रहा था कि उसकी माँ को कितना अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते, और दूसरी तरफ उसके पास एक बहुत ही वाहियात सा तर्क था। उसको लगता था कि क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसका सामाजिक स्तर बहुत ही ऊंचा है, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से है, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होता देखता रहा। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, लेकिन माँ जी अपनी ही देसी धुन-धर्रा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने तो कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, केवल इलाज कराने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे की मन स्थिति को अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ तो उसका परिवार और सामाजिक स्तर पर दिखावे से भरे दुनिया, और दूसरी तरफ उसकी माँ जिसे वो काफ़ी प्यार भी करता था। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। विमल बोला, किंतु माँ वहाँ तो कोई है नहीं, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर तो जैसे कामनी की सारी मनोकामना पूरी हो गई, और वो पीछे से बोली, अरे गांव वाले तो सब लोग हैं ही ना, और वहाँ तुम्हारे मामा जी भी रहते हैं, और वैसे भी हम तो सारी व्यवस्था करके ही आएंगे। जवाब में सरस्वती ने भी लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। विमल जानता था कि गांव में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो जाता है। माँ को गांव से छोड़कर वापस आते वक्त उसको रोना भी आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु अपने परिवार, पत्नी और समाज के दिखावे की वजह से उसने अपने भाव को दबा लिया और वो सुकून भी महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके एक चाचा जो अमेरिका में रहते थे, विमल बहुत छोटा था तभी से अमेरिका में रहे थे, बहुत दिनों बाद वो भारत वापस आ रहे थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस में बहुत उत्साह था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जैसे ही घर में कदम रखा, सब मिलकर
उसका उत्साह से स्वागत करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा, क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? कामनी ने बहुत ही सपाट लहजे में उत्तर दिया, जी वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगता। लेकिन जब डॉक्टर रमेश ने विमल की तरफ देखा तो विमल ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश को सब समझ में आ गया। वो बोले कि कल हम सभी लोग भाभी से मिलने गांव जा रहे हैं। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंच गए। देखा कि सरस्वती भाभी को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हुई हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया है। अपनी माँ की इस हालत में देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई देश नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। डॉक्टर रमेश ने गुस्से में कहा कि भाभी आप चुप रहो, मुझे सब पता है। डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखते हुए कहा, क्यों बहू, तुम्हें तो अपनी सास का रंग रूप, उनकी आंखें और झुका हुआ शरीर अच्छा नहीं लगता ना? वो तुमको समाज में नीचा दिखाता है ना? कामनी लाजवाब होकर विमल की तरफ देखने लगी। डॉक्टर रमेश आगे बोलते हैं, आज तुम जिस भी सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिर जाने के कारण तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इन्हीं कुरूपी माँ ने अपनी आंखें दान करी और कमर को सही कराने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी का भी एक हिस्सा तुमको दान करा। डॉक्टर रमेश आगे बहू से बोलते हैं, कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दिशा में पहुंचा दिया है। तुम्हें ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से में बोले, भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में रहने का कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ी पुरानी बातें सुन के, इतना बड़ा राज खुलने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और अपनी माँ के संघर्ष और बलिदान को याद करने लगे, महसूस करने लगे। और सब लोग बहुत लज्जित भी हुए कि वो कितना बड़ा पाप और अपमान कर रहे हैं। जिस माँ ने उस बेटे को यहाँ तक पहुँचाया वो बेटा असहाय था और बहू भी भूल गई कि जो उसका पति आज उस पद पर है वो उसकी माँ के संघर्षों की वजह से है। लेकिन उसके बाद सबको रियलाइज़ हुआ, सभी ने माँ से, सरस्वती जी से हाथ पैर जोड़े माफ़ी मांगी और सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि कोई और बेटा और बहू अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे।